नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब जीके के साथ साथ मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर की क्लासेस भी स्टार्ट होने जा रही हैं। तो दोस्तों, आज ही हमारे गणित के गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके सभी वीडियोस को लाइक करें और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो हमारा गणित के गुरुजी टेलीग्राम चैनल है, इस पर हमने सभी पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त कर दी हैं। इसका अब कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो दोस्तों, जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल गणित के गुरुजी पर और इसे आज ही ज्वाइन कीजिए और इस पर सभी पीडीएफ मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है लुसेंट की वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पर आधारित। दोस्तों, यह लुसेंट की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है, जिसकी सीरीज हमारे इस चैनल पर लगातार जारी है। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये सभी एक दिवसीय गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए, और इस बुक को किए बिना किसी भी छात्र की तैयारी अधूरी है। तो आइए दोस्तों, हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हुए इस बुक को कंप्लीट किया जाएगा। तो हमारे साथ इसे पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, इसमें अभी हमारा अध्याय नंबर 3 चल रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था। और भारतीय अर्थव्यवस्था की आज प्रश्नावली हम करेंगे। प्रश्नावली नंबर 2, भारत की राष्ट्रीय आय। दोस्तों, प्रश्नावली 1 हम पहले करा चुके हैं और दोस्तों, इससे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था भी हम पूरा करा चुके हैं। इसकी सभी प्रश्नावलियों की वीडियो बन चुकी है और सभी वीडियोस को हमने प्लेलिस्ट सेक्शन में इसकी प्लेलिस्ट बनाकर रखी है। कृपया आप उसे जरूर देखें। और दोस्तों, तो आज हम बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हुए यानी भारतीय इतिहास से लेकर भारतीय राज्य व्यवस्था से लेकर आज हम पहुंचे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर। और भारतीय अर्थव्यवस्था की आज प्रश्नावली नंबर 2 है, जिसका नाम है भारत की राष्ट्रीय आय। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रश्नावली नंबर 2, जिसका नाम है भारत की राष्ट्रीय आय। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? कृषि क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का, व्यापार क्षेत्र का या बैंकिंग क्षेत्र का? तो दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान होता है विनिर्माण क्षेत्र का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? दोस्तों, योजना काल में राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान घटा है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4 है कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो दोस्तों, जिस क्षेत्र में भारत की राष्ट्रीय आय में जिस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है वह है सेवाएं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5 है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो दोस्तों, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6 है कि नियोजन के आरंभ में 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र का योगदान 1993-94 की कीमतों पर क्रमशः 55.11, 13.34 तथा 29.55% था, जो 2014-15 के दौरान परिवर्तित होकर क्रमशः हो गया। तो दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया है कि 1950-51 में जो सकल घरेलू उत्पाद थे यानी जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का योगदान था 55.11%, 13.34% और 29.55%। यह तीनों क्षेत्रों का 1950-51 के समय में जीडीपी में इन सभी तीनों क्षेत्र का योगदान था इतना प्रतिशत। लेकिन 2014-15 में ये कितना प्रतिशत हो गया, ये हमें बताना है। तो दोस्तों, 2014-15 के दौरान ये परिवर्तित होकर 17.5% हो गया, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र 17.5%, द्वितीय क्षेत्र 31.8% और तृतीय क्षेत्र 50.7% हो गया। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7 है कि देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश यानी एनएसएस की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसएस की स्थापना हुई थी 1950 में।
और एनएसएस का फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सीएसओ की स्थापना कब हुई? तो सीएसओ की स्थापना हुई थी 1951 ईस्वी में। तो दोस्तों सीएसओ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो सीएसओ की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय इनमें से क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आय है उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, यही राष्ट्रीय आय होती है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10 है कि भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है किस पर या किसके द्वारा? तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो दोस्तों गोवा राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12 है कि भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है इनमें बिहार। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13 है कि 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों 1867-68 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि ड्रेन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों ड्रेन का सिद्धांत यानी द थ्योरी ऑफ ड्रेन का सिद्धांत जो है वह दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15 है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि इन दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17 है कि 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18 है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाया था? तो दोस्तों स्वतंत्रता के पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाया था नौरोजी व सिराज ने। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19 कि स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की थी 4 अगस्त 1949 में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20 है स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला और नवीन श्रृंखला इन सभी के अंतर्गत रखा गया था। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 21 है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की गणना चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों के आधार पर, इन दोनों ही आधार पर की जाती है। तो ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों के आधार पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 22। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 23 है कि भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली कठिनाई है अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 24, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती? तो दोस्तों पहले हम देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में जो समस्याएं आती हैं वह है जन सहयोग की प्रचुरता, अमौद्रिक क्षेत्र का विषमानता और निर्यात उत्पादन में कमी। लेकिन जो राष्ट्रीय आय की सही संगणना में समस्या नहीं आती वह है पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 25 है
कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आंकलन किया था? तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आंकलन किया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न नंबर 26 है कि दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस बुक में वर्णन किया है? दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने धन का पलायन सिद्धांत के बारे में बताया है। अगला प्रश्न नंबर 27 है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो दोस्तों यह होता है तृतीय क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान होता है? तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय में जिस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है वह है प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न नंबर 29 है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न नंबर 30 है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि में की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो दोस्तों किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक माप होती है उसकी जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। अगला प्रश्न नंबर 31 है कि राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आय का परिकलन जिन तरीकों से किया जा सकता है पहले हम वह देखते हैं। तो राष्ट्रीय आय का परिकलन किया जाता है सभी प्रकार के निर्गतों के योग से, सभी व्ययों के योग से और सभी प्रकार की आय के योग से। लेकिन राष्ट्रीय आय का परिकलन सभी प्रकार की बचत का योग के तरीके से नहीं किया जाता। तो इस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से राष्ट्रीय आय का परिकलन किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 32 है निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता? तो दोस्तों पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय में किसे शामिल किया जाता है। तो मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया यह राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय यह भी शामिल किया जाता है और किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन यह भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। लेकिन लॉटरी जीतना यह राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। अगला प्रश्न नंबर 33 है कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है? तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है यानी प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। अगला प्रश्न नंबर 34 है कि भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में जो कथन सत्य है वह है कि संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। बिल्कुल सही है। सेवाएं यानी कि तृतीय क्षेत्र इसका राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान है, इसीलिए कृषि और उद्योग को संयुक्त रूप से भी लिया जाए तो भी सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा इन दोनों से अधिक है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न नंबर 35 है कि अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। क्या बचत करते हैं? तो अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं अपनी आय की अपेक्षाकृत छोटे हिस्से को। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न नंबर 36 है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा सही आसवन क्रम है? यानी कि पहले सबसे बड़ा क्षेत्र जिसका योगदान ज़्यादा है वो बताना है, फिर उससे कम योगदान, फिर उससे कम। तो सबसे पहले जो है सकल घरेलू उत्पाद में जिन क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है पहले वह है सेवा, उसके बाद उद्योग, फिर कृषि। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न नंबर 37 है कि भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के प्रांकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष कौन सा है? तो दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्रांकलन के लिए वर्तमान में जो आधार वर्ष है वह है 2011-12। अगला प्रश्न नंबर 38 है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद
जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? तो दोस्तों वह है तृतीय क्षेत्र, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए दोस्तों और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। तो सकल घरेलू उत्पाद के बारे में पहला है कि यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य होता है, ये सही है। दूसरा कथन है कि ये एक अनुबंध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अंतः वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुल व्ययों के बराबर है, ये गलत है। तो जो पहला सही है वह यह है कि यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं और दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है सकल घरेलू उत्पाद। तो ऑप्शन इसमें केवल एक सही है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो मूल्यह्रास होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निबल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से निबल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस करेंगे तो मूल्यह्रास निकलता है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? तो दोस्तों पहले देखते हैं कि राष्ट्रीय आय के मापन की विधि जो है वह है मूल्य वर्धित विधि और आय विधि और व्यय विधि। ये तीनों ही राष्ट्रीय आय के मापन की विधि है, लेकिन निवेश विधि जो है वह राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आंकलन की पद्धति नहीं है? तो दोस्तों पहले देखते हैं कि राष्ट्रीय आय आंकलन की जो पद्धति है वह कौन सी है। वह है व्यय पद्धति, उत्पाद पद्धति और आय पद्धति। ये तीनों ही राष्ट्रीय आय आंकलन की पद्धति है, जबकि मैट्रिक्स पद्धति राष्ट्रीय आय आंकलन की पद्धति नहीं है। ऑप्शन सी मैट्रिक्स पद्धति इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? दोस्तों एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट में से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? तो दोस्तों जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए हास को घटाया जाता है। तो जीएनपी माइनस हास बराबर एनएनपी होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45 है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर किसके होता है, ये बताना है। तो दोस्तों सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाया जाए तो निबल राष्ट्रीय उत्पाद मिलता है। तो निबल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46 है, किसी देश का निबल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है या कैसे निकालते हैं, ये बताना है। तो दोस्तों किसी देश का निबल राष्ट्रीय उत्पाद होता है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते घटाकर किसी देश का निबल राष्ट्रीय उत्पाद निकलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47 है कि आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है? तो आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र यानी पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्न में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र से भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां वह भारत की जीडीपी का हिस्सा है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49 कि आय विधि से राष्ट्रीय आय का आंकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता? तो दोस्तों आय विधि से राष्ट्रीय आय का आंकलन करते समय जिनको शामिल किया जाता है वह है किराया, मिश्रित आय और पेंशन
लेकिन जिन्हें शामिल नहीं किया जाता वह है अवितरित आय। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आंकलन करते समय अवितरित आय को शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 50 है कि राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निर्यात मूल्यों को जोड़ा जाना और आयात मूल्यों को घटाया जाना, इस बात को ध्यान में रखना अपेक्षित होता है। अगला प्रश्न नंबर 51 है कि सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है। तो किसका मुद्रा मूल्य है? सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा मूल्य होता है। अगला प्रश्न नंबर 52, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। तो देखते हैं हम ऑप्शन में, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय सरकार का वार्षिक राजस्व होती है? नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अधिशेष होती है? नहीं। निर्यात में से आयकर आयात घटाकर किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय निकाली जाती है? ये भी गलत है। लेकिन किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है उत्पादन कार्यों के योगफल के बराबर। अगला प्रश्न नंबर 53 है कि व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता। तो दोस्तों, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की गणना में जो शामिल किया जाता है वह है सकल घरेलू निजी निवेश, निव्वल विदेशी निवेश और निजी उपभोग व्यय। लेकिन जो जीएनपी की गणना में शामिल नहीं होता वह है मूल्यह्रास व्यय। अगला प्रश्न नंबर 54 है, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। तो दोस्तों, वह क्षेत्र है सेवा क्षेत्र, जो कि तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। इससे भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। अगला प्रश्न नंबर 55 कि भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों, भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न नंबर 56, निम्न में से कौन निव्वल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है। तो दोस्तों, निव्वल राष्ट्रीय आय निकाली जाती है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, यानी कि जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटाया जाए तो निव्वल राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से मूल्यह्रास को घटाया जाए तो निव्वल राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 56 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। यदि आप आज की वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं या हमारे यूट्यूब वीडियोस के सभी पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया है, अब इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता और इसके सभी पीडीएफ आप मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जाइए टेलीग्राम पर और हमारा चैनल सर्च कीजिए और उसे ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।